हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और न्यूमेरिकल का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। अब फिर न्यूमेरिकल करते हैं, हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और सीखने की। देखो, तो क्वेश्चन है हमारा, टू बॉडीज ऑफ masses 2 kg and 5 kg are moving in same straight line along same direction with velocities 5 meter per second and 2 meter per second respectively। क्लियर है? यानी दो बॉडीज हैं, एक 2 किलो की, एक 5 किलो की, और सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में। मतलब ये दो बॉडीज हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, और एक ही लाइन है ताकि इनका कोलिजन हो सके। अब क्या करेंगे, हम इनका कोलिजन करवाएंगे। देखो क्या होगा, दे कोलाइड एंड आफ्टर collision and after collision first body moves with velocity 2.5 meter per second in same direction। Find velocity of second। सिंपल सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी। क्या कहता है कि हमारे पास दो बॉडीज है, डायग्राम से समझो, ये 2 किलो और ये 5 किलो। ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इनकी कोलिजन हो जाती है। कोलिजन के बाद जो 2 kg की बॉडी है, यानी फर्स्ट बॉडी, वो 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। यानी u1 इतना था आपका, m1 इतना था, ये m2 है और ये u2 है। ये v1 हो जाएगा पहले बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और m1 तो सेम रहेगा। कोलिजन के बाद m2 भी सेम रहेगा। सॉरी, फर्स्ट बॉडी जो थी, जो फर्स्ट बॉडी है वो हो गया। सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आपको निकालनी है। कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी जो 2 kg की है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। सेकंड बॉडी जो 5 kg की है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी इससे मूव करेगी और डायरेक्शन इसकी सेम होगी, जिस डायरेक्शन में ये जा रहे थे। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, सिंपल, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा m1 v1 और प्लस m2 v2। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको पता है, 2 है और 5 है, ये 5 है और ये 2 है, ये 2 इंटू 2.5 और ये 5 इंटू v2 जो निकालना है आपको। ये भी 10, ये भी 10, 10 प्लस 10, 5 प्लस
5v2, ये 20 हो जाएगा। 20 में से 5 माइनस करोगे, दिस इज 20 माइनस 5 15, तो क्या होगा आपका 15 इक्वल टू 5 ऑफ v2, तो v2 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दिया, एक स्टेप और लिख देते हैं। यहां पर मैं 20 इक्वल टू 5 प्लस 5v2 करूंगा, ये इधर आएगा, 15 बचेगा और ये 5 नीचे आके 3 मीटर पर सेकेंड बना देगा, यानी कोलिजन के बाद ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव करेगी। क्लियर, पॉजिटिव आ रही है वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा उसका। क्लियर, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स को उतना आसान करते जाएंगे हम। फिजिक्स को आसान करना है, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ आपको जो वर्ड उसने कहे हैं उसको समझना है, डाटा बनाना है, अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाना है। इसके लिए क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, समझो वो क्या रहा है, और थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि फार्मूला तो वहीं से आएगा। और सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप फिजिक्स में परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, तब परफेक्शन आएगी आपको। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन गन fires 20-gram bullet at rate of 600 bullets per minute. With speed of 300 meter per second. Calculate the force required to keep the gun in position. सोचो क्या हुआ, आपके पास मशीन गन है, एज पर क्वेश्चन वैसे नहीं होगी, एज पर क्वेश्चन मेरे पास एक मशीन गन है, वैसे नहीं है। आप सोचोगे सर के पास मशीन गन है, नहीं है भाई, एज पर क्वेश्चन मेरे पास एक मशीन गन है भाई। और उस मशीन गन में क्या खास बात है कि 20 ग्राम की बुलेट लगती है और 1 मिनट में 600 बुलेट फायर करता है वो। अब मैं जानता हूं कि जब मशीन गन मेरे पास रुकी हुई थी तो इनिशियल मोमेंटम कितना था। सबसे पहले तो खुद ट्राई करो, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि जब मेरे हाथ में है वो 0, क्योंकि बुलेट अभी फायर हुई नहीं, मैंने मशीन गन चलाई नहीं। क्लियर है। अब आप देखें, ये 300 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट फायर होती है, ठीक है। तो जैसे ही बुलेट फायर होगी तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट व्हेन गन फायर्ड। जब मशीन गन को फायर किया तो एक जो बुलेट है उसकी मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। जो बुलेट आपको पता है, जब वो गन के अंदर है बुलेट, तो उसकी वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 300, और मास आपको पता ही है, तो कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
एक बुलेट का निकाल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा 20 इंटू 300, और क्योंकि मास ऑफ जो बुलेट है इट इज 20 ग्राम है, तो इट इज 20/1000 kg लिख देता हूं मैं। सिक्स kg मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है, ठीक है। अब देखना ये एक बुलेट का है, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा जब सारी बुलेट्स निकल जाएंगी, इट विल बी 66 इंटू 600। टोटल इतना ही चेंज होगा मोमेंटम के अंदर, वो भी 1 मिनट में। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड लिख दूं, याद रखना 600 फायर करने के लिए पूरा 1 मिनट लग रहा था, ये 1 मिनट में होने वाला चेंज है। पर अगर मैं 1 सेकेंड के लिए निकालना चाहूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 60 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना आया। और हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ये फोर्स होता है। और अगर आप यहां नोटिस करो तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड की ऐसा यूनिट भी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, जो फोर्स के बराबर है। तो हमको पता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इक्वल टू फोर्स, तो आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, 60 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंपली 60 न्यूटन बोल दो। क्योंकि आप जानते हो फोर्स की ऐसा यूनिट, हमको पता है कि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, हम लोग लेके चलते हैं। पर हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। मास के लिए kg लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना बुलेट के मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ही फोर्स बुलेट गन को देगा, और आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसको होल्ड करने के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लो जो बुलेट फायर होने के बाद हुआ है, और वही फोर्स होगा आपका। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट अगर हम लॉजिकली सोचे तो आसान हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि क्या एरर है और किस लेवल तक मुझे और बेटर समझाना है आपको। तो कमेंट करें, आपके डाउट्स का आंसर जरूर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कैसा क्वेश्चन लेके आते हैं। भाई क्वेश्चन तो लाने ही पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के, क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं वो बहुत होशियार हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देते ही देते हैं। ये तो कुछ टाइप हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप और बुक्स का इस्तेमाल करें, पढ़ना ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना ज़रूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चंस को समझते जाएं और नए टाइप भी ट्राई करें आप। A force of 10 Newton changes velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. A force of 10 Newton changes velocity of body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds.
क्लियर है? हाउ मच फोर्स required to bring about the same change in 10 सेकेंड। देखो कोई फोर्स है 10 न्यूटन की जो हमारी वेलोसिटी को 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड पहुंचा देती है 5 सेकंड के अंदर। तो हमें सेकंड लॉ पता है, पहले आप खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना। देखो फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है, क्लियर है? अच्छा, जब हमने फोर्स लगाया तो हम जानते हैं सेकंड लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल पर यूनिट टाइम इक्वल टू फोर्स, ये मुझे पता है। और फाइनल मोमेंटम मैं जानता हूं वो mv mu डिवाइडेड बाय T होता है। तो देखो पहली बार आपने कितना फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन। जो पहला फोर्स आपने लगाया है वो 10 न्यूटन है, मास m ही है, m दोनों में कॉमन है। चाहो तो यहां से इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दो, मास दोनों में कॉमन है तो v माइनस यू बाई टी, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। F इक्वल टू एम ए से भी ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल के लेक्चर में बताया था। तो मास तो सेम ही है, v कितना है 20 माइनस 10 और t कितना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, काटना पीटना नहीं है, इसको माइनस माइनस कुछ नहीं करना। अब आपको कहता है आपको एक नई फोर्स निकालनी है जो इतना ही चेंज करता है पर टाइम 10 सेकेंड लेता है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज, यानी कि वो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, फोर्स पता नहीं है, चेंज सेम है जितना चेंज होना चाहिए पर टाइम इस बार 10 सेकेंड लग गया है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो आप ध्यान से समझें, 10 न्यूटन की फोर्स बॉडी की स्पीड को 10 से 20 कर देती है 5 सेकेंड के अंदर। तो चेंज इन मोमेंटम इन 5 सेकेंड इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो यहां पर टाइम की जगह 5 सेकेंड था तो मैंने 5 यूज किया। अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है जो इतना ही चेंज करे पर 10 सेकेंड ले। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 को या 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो यहां पर f है और यहां 10 है, यहां देखो m है और 20 माइनस 10 है और अपॉन में 5 है और डिवाइड कर रहा हूं इससे। m है 20 माइनस 10 है और यहां पर भी 10 है। देखो क्लियर है? यहां पर ये ऊपर वाली चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा f बाई 10। यहां क्या बचेगा, ये 10 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा, 10 बाई 5। क्लियर है? तो यहां देखें क्या होगा, F इक्वल टू, यहां काट दो इसको 2, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आप, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, सिंपल तरीका है। क्लियर? ओके, देख लें, इसको मैंने सेकंड लिखा है ना, सॉरी,
देखो यहाँ गलती हुई बेटा, 20 न्यूटन। मैं भी तो सोचूं 20 न्यूटन क्यों, फोर्स तो कम होना चाहिए। देखो यहाँ तो मैंने F लिख दिया और F को 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो क्या आना चाहिए, ये मिस्टेक है। देखो ये F/10 आना चाहिए, मैंने गलती कर दी। मुझे भी लग रहा था कि कुछ मिस्टेक है और वो ये मिस्टेक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपके पास मुझे लग ही रहा था, अब क्या होगा, ये 10 नीचे आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/2 और यहाँ पर होगा 10/2 और इट इज़ 5 न्यूटन। कम फोर्स लगनी चाहिए ना बेटा। मुझे भी लग रहा था कि ज़्यादा फोर्स कैसे लगेगी, टाइम भी बढ़ा दिया, सेम चेंज करना है ज़्यादा टाइम में। देखो आपको कोई काम 1 दिन में करना है और कोई काम 4 दिन में करना है, तो नेचुरल सी बात है कम मेहनत करनी पड़ेगी। 4 दिन का टाइम है आपके पास, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गलती कर सकता है कैलकुलेशन करते समय, अगर थोड़ा सा ध्यान हटा, कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो देख लो अभी दुर्घटना हो जाती है। अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता तो मेरे नंबर आते 0। तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान बिल्कुल फोकस रखें कि क्या कर रहे हैं हम, चाहे एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लगभग मैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बच्चों ने कहा सर लेक्चर छोटे छोटे बनाओ, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दिक्कत बहुत होती है। मैंने भी कह दिया ठीक है भाई बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ये मान लो 2 kg का है, ये 3 kg का है और ये 5 kg का है। 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं और आप इन पे इधर फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का। क्वेश्चन है मेरे पास 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं और मैं इन पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा हूं। मुझसे पूछेगा what force does A apply, इसको मैं दे देता हूं A, ये B और ये C। A apply on B और दूसरा B apply on C। देखो आपने फोर्स किसको लगाया, क्या B को लगाया? नहीं। क्या C को लगाया? नहीं। आपने A को फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो कह रहा है कि अगर आपने A को लगाया तो A B पे कितना फोर्स लगाएगा और B C पे कितना लगाएगा, ऐसे कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो ये तीनों सिस्टम कंबाइंड है। ऐसा क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में हम कम देते हैं, फिर भी आप कर सकते हो कि भाई तीनों सिस्टम एक है। तो पहले टोटल मास निकाल लो, टोटल मास ऑफ सिस्टम ये होगा 2 + 3 + 5 10 kg, यानी मास हो गया 10 kg। अब हमको पता है तीनों सिस्टम एक है, जब फोर्स लगेगी तो तीनों मूव करेंगे। और फोर्स कितना लगाया हमने? 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? F/m। F/m इट इज 10/10, 1 मीटर/सेकंड²। अब देखो ये जब तीनों सिस्टम एक साथ हैं और फोर्स यहां से लगाई मैंने, तीनों एक साथ मूव करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा और इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों सिस्टम एक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ A, B and C is 1 मीटर/सेकंड²। अब आप सोचो ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये
अब ये वाला इसको इस वाले को क्या प्रॉब्लम है कि ये इन दोनों को मूव कराना चाहता है। क्लियर है? तो ये जो इन पे फोर्स लगाएगा तो ये दोनों सिस्टम, इसके लिए ये दोनों सिस्टम एक हैं, ये अलग हो चुका है। जो इन दोनों को इकट्ठे पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ए को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि बी और सी दोनों मूव कर जाएं। तो फॉर ए के लिए बी और सी ए की सिस्टम है, तो याद रखना फोर्स ऑन बी बाय ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो ये सोच के नहीं लगाएगा कि बी अकेला है, वो देखेगा कि अपने आगे का मास कितना है। तो उसके लिए क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास कितना है यहां का, इसका और इसका मिला के 8 इंटू 1, 8 न्यूटन। और जो बी सी पे लगाएगा, फोर्स ऑन सी बाय बी, जब ये इस पे लगाएगा तो ये सोचेगा इसके आगे सिर्फ एक ही मास है 5 किलो का, और इसका एक्सेलरेशन भी कितना है 5, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1। तो याद रखना ये जो मूव कर रहा है वो इसने जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से। क्लियर है? तो जो इसका एक्सेलरेशन 1 है और इसका मास 5 है, तो ये वाली बॉडी इस पे जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज 5 न्यूटन। इस पे आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, ये इस पे 8 न्यूटन लगाएगा, ये इस पे 5 न्यूटन लगाएगा। ये ध्यान रखें, आप जब फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का निकाल लो और उस बॉडी का आगे जितना मास है आप उसका ध्यान रखें कि मास है कितना। ये जो फोर्स लगाएगा इसके लिए, इसको आगे मूव कराने के लिए इसके पास 8 kg का मास इसके आगे है, जिसको 1 मीटर पर सेकंड से मूव कराना है। क्लियर है? क्यों? ध्यान से देखें आप, ये कितना फोर्स लगाएगा, इसका मास इंटू पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, और इसका पूरे का मास 8 है। ये देखना, ये कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करें, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।